अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मलेरिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह मलेरिया जो है वो आज से 2000 साल पहले इसकी वजह से बहुत सारी जानें ज़ाया हुई और फिर किस तरह से साइंसदानों ने इस बीमारी का इलाज दरियाफ़्त किया और इसकी वजूहात तलाश की। इससे पहले हम पिछली वीडियो में बायोलॉजिकल मेथड पढ़ चुके हैं और उस बायोलॉजिकल मेथड के 7 स्टेप्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह वो 7 स्टेप यूज़ करते हुए साइंसदानों ने इस बीमारी का इलाज और इसकी वजूहात तलाश। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस टॉपिक को शौक से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मलेरिया जो है ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में भी और दूसरे बहुत सारे ममालिक में भी। तो आज हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और देखेंगे कि साइंसदानों ने किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मलेरिया की जो ट्रांसमिशन है, उसकी जो वजूहात है, उसकी फैलने की, वो जानने की कोशिश की। तो आज से 2000 साल पहले जो साइंसदान थे या डॉक्टर थे वो इस बीमारी को लेकिन वो बस इतना ही जानते थे कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें शदीद सर्दी लगती है मरीज़ को और वक्फे वक्फे से बुखार होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि ये बीमारी उन लोगों में आम है जो कि दलदली इलाकों में, मार्शी एरियाज़ यानी दलदली इलाकों में रहते हैं, ऐसे इलाके जहाँ गंदा पानी खड़ा रहता है। और वो ये सोचते थे कि ऐसे इलाके जहाँ हर वक्त गंदा पानी खड़ा रहता है, वहाँ दलदल सी कीचड़ सा बन चुका है, तो उन इलाकों की जो हवा है वो भी गंदी हो चुकी है। इसलिए वो उसको बैड एयर का नाम देते थे और वो ये सोचते थे कि इस बैड एयर में यानी इस गंदी हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को मलेरिया हो जाता है। और उनके इसी यकीन की वजह से ही इस बीमारी को मलेरिया का नाम दिया गया। तो पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मलेरिया का नाम क्यों दिया गया या व्हाट इज मेंट बाय मलेरिया। तो इसका आंसर ये है, द इटालियन वर्ड मलेरिया, द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड बैड एंड एरिया मीन एयर। यानी जो माला है उसका मतलब था बैड और एरिया का मतलब है हवा। यानी कि वही मतलब निकल आया कि बैड एयर यानी गंदी हवा, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो जो गंदे पानी की वजह से हवा गंदी हो जाती है और उस गंदी हवा की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने इसका नाम मलेरिया रखा। अब इसको मज़ीद चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ वॉलंटियर्स यानी कुछ रज़ाकार लोग जो दूसरों की इंसानियत की भलाई के लिए अपनी जान को ख़तरे में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जिन्होंने उस गंदे पानी को पी लिया। जब उन्होंने उसको चेक किया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। इन द 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। तो 17वीं सदी में जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो वो जो नया एक इलाका दरियाफ्त हुआ वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो यूरोप लाए गए एज ए मेडिसन यूज़ करने के लिए। और उन्हीं दरख्तों में एक ऐसा दरख्त था जिसका नाम था क्विना क्विना। उसकी जो बार्क थी यानी उसकी जो छाल थी, वो जो लकड़ी के ऊपर से उतरते हैं उसके तने के ऊपर से, वो जो छाल है उसको इस बुखार के इलाज के लिए बहुत बेहतर पाया गया और इट वाज सो बेनिफिशियल दैट इट सून इट वाज इम्पॉसिबल। अब ये इतनी बेहतरीन साबित हुई बुखार के मरीज़ों के लिए, वो जो कोई ना दरख्त है उसकी छाल। तो बहुत जल्द ऐसा हुआ कि वो जो छाल है वो कम पड़ गई यानी शॉर्ट हो गई। अब हुआ क्या, क्योंकि उस क्वीना क्वीना की छाल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं थी। तो कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया कि उससे मिलते जुलते एक और दरख्त था, उन्होंने उसकी छाल यूरोप भेजनी शुरू कर दी, ये बताकर कि ये कोई ना की छाल है। लेकिन वो असल में क्या थी, वो एक और पौधा था जिसका नाम था सिनकोना। क्योंकि वो उससे बहुत मिलता जुलता था तो उन्होंने वो भेजना शुरू कर दी। अब हालांकि उन्होंने तो एक गलत काम किया लेकिन उनका ये गलत काम इंसानियत के लिए अच्छा साबित हुआ और जब उस छाल को इस्तेमाल किया गया बुखार के उन मरीज़ों के लिए तो
इसमें बुखार जो है वो बहुत जल्दी ठीक होने लगा बनिस्बत वो पहले वाले जो दरख्त की यूज़ करते थे। और अब हम ये जानते हैं कि जो सिनकोना बार्क थी उसके अंदर असल में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कोनीन, और वो जो है उस बीमारी के इलाज के लिए एक अच्छी मेडिसन है। उस वक़्त फिजिशियन ट्रीटेड द मलेरिया विद सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। तो उस वक्त जो डॉक्टर थे या फिजिशियंस वो जो है वो सिनकोना की छाल से इस मलेरिया की बीमारी का इलाज करते थे। उनको ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या मलेरिया की वजह क्या है, और ये भी नहीं पता था कि इस जो हम लकड़ी यूज़ कर रहे हैं दरख्त की, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये बुखार उतर जाता है। तो 200 साल बाद it was found that some disease are caused by tiny living organism। 200 साल बाद उनको पता चला कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि छोटे छोटे जानदारों की वजह से होती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट इज़ आल्सो बिकेम बिलीव दैट मलेरिया, तो दो इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने ये सोचा कि ज़रूर मलेरिया भी एक ऐसी ही बीमारी है जो कि छोटे छोटे जानदारों की मदद से वजह से होती है। और 1878 में अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। तो 1878 में एक फ्रेंच आर्मी के एक डॉक्टर ने, लेवरान जिनका नाम था, उन्होंने मलेरिया की वजूहात तलाश करने के लिए सर्च शुरू कर दी। उन्होंने मलेरिया का जो मरीज़ था उसके ब्लड जो है वो खून का थोड़ा सा सैंपल लिया। अब जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्ज़ामिन किया तो उन्हें पता चला कि इसमें बहुत छोटे छोटे जानदार मौजूद हैं। लेकिन उनकी इस डिस्कवरी पर दूसरे साइंसदानों ने यकीन नहीं किया। तो 2 साल बाद एक और साइंसदान ने इसी तरह के छोटे छोटे जानदार देखे मलेरिया के मरीज़ के खून में। तो 3 साल बाद आफ्टर द सेकंड डिस्कवरी, तो वो जो दूसरे साइंसदान ने डिस्कवर किया उसके 3 साल बाद इसी तरह के जानदार तीसरी मर्तबा फिर देखे गए। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन नेम प्लाज्मोडियम। तो वो जो छोटे छोटे जानदार देखे गए उनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया की और भी बहुत सारी वजूहात बयान की गई बाय दैट टाइम, लेकिन उस वक्त देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन। लेकिन उस वक्त मलेरिया के बारे में 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थी जिनके ऊपर सबको यकीन था कि ये 4 बातें ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो आपने ये चारों ऑब्जर्वेशन अच्छे से याद करनी है। तो उसमें सबसे पहले है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज वर हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और उन दलदली इलाकों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, क्योंकि क्योंकि उनके पास जो ज़्यादातर केसेस आते थे वो वहीं उन्हीं इलाकों से आते थे। क्विनीन इज़ इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया। इसके अलावा जो क्विनीन है वो मलेरिया के इलाज के लिए बेहतरीन है। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। उसके अलावा जो उन्होंने वो दलदली इलाकों का जो गंदा पानी था वो लोगों को पिला कर देखा, उनको मलेरिया नहीं हुआ, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन थी। प्लाज्मोडियम सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, और जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनका खून जो है वो चेक किया गया तो उसमें प्लाज्मोडियम यानी वो छोटे छोटे जानदार पाए गए। तो ये 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थी। तो यहाँ से हमारा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो शुरू होता है। ये ऑब्जर्वेशन थी जो बहुत सारे लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे जिनके पास मलेरिया के मरीज़ आते थे। तो अब हम जानते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस, यानी उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर कोई मफरूज़ा कायम करना था। तो इसके लिए क्या मफरूज़ा बनाया गया, द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस, इस केस में ये मफरूज़ा बनाया गया प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये उन्होंने अपने तौर पे इन ऑब्जर्वेशन से अख़ज़ किया कि ये जो प्लाज्मोडियम है ना ये ही मलेरिया की वजह है। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर द हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट। तो अब साइंसदानों ने ये एक हाइपोथेसिस तो बना लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये हाइपोथेसिस ठीक होगा या नहीं होगा। वो तो बाद में इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे, तो फिर कंफर्म होगा कि हमारा ये हाइपोथेसिस ठीक था या नहीं ठीक था। बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू, लेकिन वो इसको ठीक ही समझते हैं।
ठीक समझते हैं और ठीक समझकर इस पर आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद अगला स्टेप होता है डिडक्शन। तो इसी हाइपोथेसिस में से ही उन्होंने ये एक डिडक्शन बनाई। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो फिर जितने लोग मलेरिया से बीमार हैं उन सब के खून के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये एक डिडक्शन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपेरिमेंट का। अब एक्सपेरिमेंट होगा, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामन। तो उन्होंने 100 मलेरिया के मरीज़ लिए और उनका ब्लड जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया। और हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हमेशा 2 ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। तो कंट्रोल ग्रुप के लिए उन्होंने 100 हेल्दी जो सही सेहतमंद लोग थे उनके खून का भी टेस्ट किया, ताकि ये भी पता चल जाए कि अगर सारे मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है तो ये भी होना चाहिए कि जो 100 हेल्दी लोग लिए हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आया उससे ये साबित हुआ कि जितने भी मलेरिया के मरीज़ थे उन सब के खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन जो 100 सेहतमंद लोगों का खून चेक किया गया उनके उनमें से भी 7 लोग ऐसे थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। हालाँकि उनको भी मलेरिया की बीमारी नहीं थी। तो उस वक़्त तक तो साइंसदानों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि वो जो 100 हेल्दी लोगों में से 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम निकला, उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम दाखिल तो हो चुका था, लेकिन अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। यानी जब कोई जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, तो वो कुछ अरसा वहाँ स्टे करता है, वहाँ रहते हुए वो मुनासिब हालात जब उसको मुयस्सर आ जाते हैं, तो फिर वो जो है अपनी तादाद बढ़ाना शुरू करता है। और जब वो एक ख़ास हद तक अपनी तादाद बढ़ा चुका होता है, तब उस बंदे के जिस्म में वो अलामात बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया कि वो जो शुरू में एक हाइपोथेसिस बनाया गया था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, ये साबित हो गया। लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया, यानी एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आ गई, और वो ये थी कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो ये प्लाज्मोडियम इंसान के जिस्म में दाखिल कैसे होते हैं। तो अब इसके हल के लिए भी साइंसदानों ने वही सेम बायोलॉजिकल मेथड जो है उसके सारे स्टेप्स परफॉर्म किए। तो उसमें सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशंस बनाई गई, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि मलेरिया एक तो जो है उन दलदली इलाकों से जुड़ा हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, उन दलदली इलाकों का गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। यानी पीने से तो वो जरासीम अंदर नहीं जाते, तो फिर किस वजह से जाते हैं। इसके लिए इट कैन बी कंक्लूडेड, ये नतीजा निकाला गया कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो वो प्लाज्मोडियम है वो उस गंदे पानी में तो मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके अंदर मौजूद होता तो वो पानी पीने से वो इंसान के जिस्म में चला जाता। बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन ये सोचा गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो है इस गंदे पानी में जहाँ से ये मलेरिया हो जाता है। 1883 में एक फिजिशियन थे A.F.A. किंग, उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इकट्ठी की। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, उनमें 20 ऑब्जर्वेशन में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी ना वो ये 3 थी। तो इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि A.F.A. किंग ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो कौन सी थी। तो इसमें सबसे पहली है, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इंडोर। यानी उन लोगों को ज़्यादा मलेरिया होता था जो बाहर सोते थे बनिस्बत उन लोगों के जो अंदर सोते थे, यानी अंदर कमरों के सोते थे या घरों के अंदर। उसके बाद है पीपल हु स्लैप्ट अंडर फाइन नेट्स, और लोग जो जालियों में सोते थे, जैसे अब हम मच्छरदानी लगाकर सोते हैं मच्छरों से बचने के लिए, तो जो मच्छरदानियाँ लगाकर सोते थे उनको भी कम मलेरिया होता था बनिस्बत उनके जो बगैर जाली के सोते थे। इंडिविजुअल हु स्लैप्ट नियर अ स्मोकी फायर, इसके अलावा
उस वक्त लोग जो है वो मच्छरों से बचने के लिए अपने पास आग जला लेते थे जिसका धुआं उठता था और धुएं से फिर मच्छर करीब नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा कि एक ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इनकी बेस पर फिर उन्होंने एक नई हाइपोथेसिस बनाई कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और यही मलेरिया के फैलाव का जिम्मेदार है। तो ये जो हाइपोथेसिस बनाई गई इसकी बेस पर फिर एक न्यू डिडक्शंस बनाई गई, और वो डिडक्शन ये थी कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम मच्छर की मदद से फैलता है, तो इसका मतलब है प्लाज्मोडियम मच्छर के खून में भी मौजूद होना चाहिए। अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। और जो मॉस्किटो है फिर मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? तो मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम वहाँ से आएगा कि अगर मच्छर किसी मलेरिया वाले मरीज़ को काट लेता है तो उसके खून में से मच्छर के खून में आ गया। वही मच्छर जब किसी सेहतमंद को काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम उसके खून में चला जाएगा। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, अब ये डिडक्शन तो बना ली, अब उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए चेक करना था। तो इसके लिए रोनाल्डो रोस, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s, तो 1880 में एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे रोनाल्डो रोस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, उसने फीमेल यानी मादा मच्छर लिया एनोफिल्स टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, जिसने कि किसी मलेरिया के मरीज़ को काटा। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर, कुछ दिन के बाद उसने उस मच्छर को मारा और उसके खून को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया। तो उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम थे मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक, तो उसने देखा कि वो उसके मैदे में मॉस्किटो के स्टमक में जो प्लाज्मोडियम थे वो अपनी तादाद बढ़ा रहे थे। द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलो एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब अगला जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, पहले एक मॉस्किटो किसी मलेरिया के मरीज़ को काटे और फिर जो है वो किसी हेल्दी पर्सन को काटे, ताकि फिर ये देखा जाए कि उसने मलेरिया वाले मरीज़ से जरासीम लेके किसी हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसफ़र कर दिए। इफ़ दिस हाइपोथेसिस वर ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। तो अगर ये हाइपोथेसिस जो हमने सोचा है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, अगर तो ये ठीक है तो इसका मतलब है कि वो जो नया हेल्दी पर्सन होगा उसके खून में भी फिर प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट, लेकिन साइंसदान कोशिश करते हैं कि जब भी वो कोई इस किस्म के तजर्बात करे तो उसमें कोशिश करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाला जाए, बल्कि हमेशा वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पहले जानवरों को पे ट्राई करते हैं और जानवरों पे जब तजर्बा कामयाब हो जाता है तो बाद में उसको इंसानों पर अप्लाई करके देखा जाता है। तो इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी रोनाल्डो रोस ने यूज्ड स्पैरो एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट। तो उसने कुछ स्पैरोज यानी चिड़ियों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो उसने एक फ़ीमेल मच्छर लिया, मादा मच्छर क्यूलेक्स, जिसने के स्पैरो को काटा। उस स्पैरो को मलेरिया हो चुका हुआ था, उसने उस चिड़िया को काटा। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम। तो अब उनमें से कुछ मच्छरों को मारकर मुख्तलिफ औकात में उनको चेक किया गया, उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाए गए और रोनाल्डो रोस ने देखा कि प्लाज्मोडियम जो थे वो मच्छर के स्टमक में यानी उसके मैदे में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी वो अपनी तादाद बढ़ा रहे थे और अपनी तादाद एक ख़ास मिकदार तक बढ़ाने के बाद वो मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड मीन उसके थूक में चले जाते हैं और जब वो किसी को काटेगा तो उसका थूक जो है वो इंसान के या जिसको भी वो काटेगा उसके खून में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ही केप्ट सम मॉस्किटो अलाइव, उनमें से कुछ मच्छरों को उसने ज़िंदा रख लिया और उनको अलाउ किया कि वो किसी हेल्दी स्पैरो को काटे। अब रोनाल्डो रोस ने देखा कि वो मच्छर जिसने के इन्फेक्टेड स्पैरो को काटा था, उसने देखा कि उसके स्लाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम मौजूद है,
एंड दीज एंटर द स्पैरोज ब्लड। और जब वो किसी हेल्दी स्पैरो को काटेगा तो वो उसने देखा कि वो उसने हेल्दी स्पैरो के अंदर वो प्लाज्मोडियम चले गए। व्हेन ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो, तो अब जब उसने इन चिड़ियों के खून का मुआयना किया जो कि पहले हेल्दी थी, लेकिन अब क्योंकि उनको इन्फेक्टेड मच्छरों ने काट लिया है, तो उसने जब मुआयना किया तो उसको पता चला कि इनके खून में भी प्लाज्मोडियम आ चुका है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट जानवरों पे हो चुका, परिंदों पर, तो उन्होंने अब फाइनली ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए फिर इंसानों के ऊपर ट्राई करने का फ़ैसला किया। तो इसके लिए 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट लॉ एंड एलोफिल मॉस्किटो, इसके लिए फिर ये एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एनोफिल मॉस्किटो ली और जिसने के मलेरियल पेशेंट को काटा। द मॉस्किटो वॉज कैप्ट फॉर फ्यू डेज, उसको मच्छर को कुछ दिनों के लिए रखा गया ताकि वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, अपनी तादाद बढ़ा ले। देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, तब उनको अलाउ किया गया कि वो किसी हेल्दी मैन को काटे। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, इस शख्स को कुछ दिनों बाद जब देखा गया तो पता चला कि उसको भी मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वाज कन्फर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, और इस तरह से ये साबित हो गया कि मच्छर ही हैं जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, यानी एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करते हैं और यही मलेरिया फैलाने का असल सबब है। तो उसके बाद ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें आप देखें कि एक स्पैरो है इल विद मलेरिया, ये एक स्पैरो है जिसको कि इसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा है और इसको मलेरिया हो चुका है। अब इस स्पैरो को एक मच्छर ने काटा, क्यूलेक्स ने, इस क्यूलेक्स के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ गए। ये क्यूलेक्स मच्छर जब किसी हेल्दी स्पैरो को काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम हेल्दी स्पैरो में ट्रांसफ़र कर देगा और उसके बाद इस हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो जाएगा। इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इंसान के ऊपर अप्लाई किया गया, मैन इल विद मलेरिया, यानी ये मैन है जिसको ऑलरेडी ये मलेरिया इसको हो चुका है, इसको अब एक मच्छर ने काटा जो कि मच्छर हेल्दी था, एनोफिल्स मच्छर। अब वो वहाँ से मलेरिया जो है वो एनोफिल मच्छर के अंदर चले गए। इस एनोफिल मच्छर ने अब किसी हेल्दी इंसान को काटा तो वो जो है प्लाज्मोडियम उस हेल्दी इंसान को चले गए और वो हेल्दी इंसान भी मलेरिया उसको भी। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आपके ऐसा करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूँगी। इसके बाद ये दो छोटे छोटे बॉक्सेस में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको जो है वो समझा देती हूँ। व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो पियर्स द स्किन विद हर माउथ पार्ट्स, जब एक मादा मच्छर अपने जो है वो माउथ पार्ट के ज़रिए किसी स्किन को खुरचती है या काटती है, जैसे मच्छर जब काटता है, शी इंजेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लाइवा, तो वो अपना थोड़ा सा स्लाइवा यानी थूक जो उसके मुंह में थोड़ा सा पानी होता है उसको उस वाउंड के अंदर एंटर कर देती है बिफोर ड्राइंग द ब्लड। वहाँ से इंसान के जिस्म से ब्लड को खींचने से पहले वो अपना स्लाइवा जो है वो वहाँ डाल देती है। द स्लाइवा प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कैनाल, तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो जो सलाइवा है वो खून के अंदर शामिल हो जाए और वो खून पतला हो जाए और वो खून जो है वो मच्छर के जिस्म में जब आए, जब वो इंसान का खून चूसेगा तो वो खून मच्छर के जिस्म में आने के बाद जम ना जाए, उसकी ब्लड क्लोटिंग ना हो जाए, इसलिए वो उसमें अपना सलाइवा पहले दाखिल करती है और वो जो हमें ख़ारिश होती है वो इसी वजह से होती है। इसी तरह ये एक और बॉक्स है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। द वेल्ट दैट अपीयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव इज़ नॉट अ रिएक्शन टू द वाउंड बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द स्लाइवा। तो जब हमें कोई मच्छर काटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे जिस्म पर उस जगह पे छोटा सा एक उभार सा बन जाता है और हमें वहाँ ख़ारिश होने लगती है। तो वो ख़ारिश असल में हमारे जिस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, बल्कि वो ख़ारिश हमें इसलिए हो रही होती है कि मच्छर ने काटने से पहले, खून चूसने से पहले अपना स्लाइवा जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल किया होता है। तो वो क्योंकि एक बाहर से जो एक चीज़, नई चीज़ आती है हमारी स्किन के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में एलर्जिक रिएक्शन होता है, हमें एलर्जी हो जाती है और हमें वहाँ से कुछ देर वहाँ पे ख़ारिश होती रहती है। इन मोस्ट केसेस द इचिंग सेंसेशन एंड स्वेलिंग सबसाइड विद सेवरल आवर, और कुछ केसेस में ये जो ख़ारिश है या वो जो मच्छर के काटने का निशान सा बन जाता है, छोटा सा उभार सा, वो कुछ घंटों तक जारी रहता है।
सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो बाकी थोड़ा सा रह गया है वो मैं आपको समझा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।